So hello friends, welcome to CA Finalist ka classes by me Ankit Kapoor. So this is third class for chapter number 2. So here in our first slide let us discuss about specialized system. So before going into that मैं आपको बताना चाहूँगा हम पहले अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. ये एक नई टाइप ऑफ सिस्टम है जिसकी हम शुरुआत करें. इस टाइप में स्पेशलाइज्ड सिस्टम में 3 फर्दर बाइफर्केशन हैं. एक्सपर्ट सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्रॉस कोर बैंकिंग सिस्टम. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस देयर एग्जिस्ट अनदर कैटेगरी जिसको कहते हैं हम स्पेशलाइज्ड सिस्टम. ये प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस. एंड टू एंड मतलब हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करके पहले से लेके आखिरी तक हर एक चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है. इसमें सारे आपके नीड्स को फुलफिल किया जाता है. तो उनके बारे में है. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पेशलाइज्ड सिस्टम के फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं जो है एक्सपर्ट सिस्टम. सो व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप अपने कुछ क्वेश्चंस डालेंगे या आप कुछ अपना ब्रीफिंग डालेंगे, इंस्ट्रक्शंस डालेंगे, तो वो ऐसा डिसीजन आपको लेके बताएगा जैसा कोई एक्सपर्ट लेता है. सो लेट अस रीड अबाउट इट. एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक हाईली डेवलप्ड डीएसएस है. डीएसएस के बारे में आप पढ़ चुके हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन लेने में मदद करता है. ये मदद ऐसे करता है कि इसमें वैसी नॉलेज को इनबिल्ट किया जाता है जो एक्सपर्ट के पास होती है. जैसा कोई एक्सपर्ट डिसीजन लेगा, एक्सपर्ट सिस्टम वैसा डिसीजन लेगा. सो एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है? इमिटेट करता है रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट. जैसा प्रोसेस ह्यूमन एक्सपर्ट यूज़ करता है उसकी नकल करता है. जैसा जो चीज़ें, जो पॉइंट्स ह्यूमन एक्सपर्ट सोचेगा डिसीजन लेने के लिए, उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करता है और उस हिसाब से डिसीजन लेता है. एग्जाम्पल दिया है इसका. फॉर इंस्टेंस एक्सपर्ट सिस्टम है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के. उसमें मैंने आज यूज़र से पूछता है बड़े सारे क्वेश्चंस और उन पे उस बेसिस पे अपने डिसीजन लेता है. लाइक हाउ मच कैन बी इन्वेस्टेड, डज क्लाइंट हैव एनी प्रेफरेंस रिगार्डिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अब इसके पास एबिलिटी है टू डिक्लेयर और एक्सप्लेन द रीजनिंग प्रोसेस. यानी कि अपना रीज़न लेने का तरीका, जो लॉजिक है, उसको डिक्लेयर कर सकता है जो डिसीजन लेने में यूज़ हुआ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक्सपर्ट सिस्टम के बिजनेस एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में बताया गया. कहाँ कहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं. सो डिफरेंट टाइप्स हैं. उनमें से अगर हम देखेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है एक है मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, पर्सनल्स का, जर्नल बिजनेस से रिलेटेड हो गए. सो इन सब में आप देखेंगे यही है कि जो डिसीजंस लेने में मदद कर रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, बताएगा भी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, एक्सपर्ट की तरह बिहेव करेगा. तो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं वजह से ये डिसीजंस में हेल्प कर देंगे. टैक्स एडवाइस दे देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, क्रेडिट एक्विजिशन के बारे में असिस्टेंस देते हैं, सेलेक्ट करने में, फोरकास्टिंग मॉडल में, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए उस बारे में दे देंगे. मार्केटिंग से रिलेटेड ऑब्वियसली मार्केटिंग के डिसीजन में मार्केटिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसमें दे देगा. मार्केटिंग की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, कस्टमर की इंक्वायरीज़ को कैसे हैंडल करना है उसमें ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. सो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा मैन्युफैक्चरिंग वाला. सो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस सही चल रहा है नहीं चल रहा, कि ये सारे अगर कुछ खराबी है तो करेक्टिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, टाइमली मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, शेड्यूल पे प्रोसेस रन हो रहा है कि नहीं हो रहा. प्रोडक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक्स में हेल्प करेगा. पर्सनल वाला एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर आपको कुछ डिसीजन लेने हैं उसमें हेल्प करेगा. जनरल बिजनेस में डिफरेंट टाइप बताए हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हो गया, रिकमेंडिंग एक्विजिशन स्ट्रेटजीज हो गया, एडुकेटिंग द ट्रेनीज हो गया, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंसेज हो गया. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स व्हिच हैव बीन टोल्ड. सो नीड क्या है?
नीड ये है कि जो एक्सपर्ट लेबर है वो एक्सपेंसिव है, महंगी है, और कमी है एक्सपर्ट लेबर की, स्केर्स में है, वो बहुत कम है एक्सपर्ट लेबर जो अवेलेबल है, टैलेंटेड लोग कम है। दूसरा क्या होता है, अगर टैलेंटेड लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो बहुत सारे अगर फैक्टर्स आ जाएंगे एक साथ आपके सामने तो वो सब एक ही बार में हैंडल नहीं कर सकते, उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं, बहुत दिस फैक्टर होते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है, वो दिक्कत देते हैं बिजनेस में, क्योंकि आज के टाइम में जिस स्पीड से बिजनेस रन हो रहे हैं उस टाइम में ह्यूमन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले पढ़ा था नीड के बारे में, अब पढ़ेंगे बेनिफिट्स के। अगर आपने एक्सपर्ट सिस्टम लगाया हुआ है तो बेनिफिट क्या होंगे। एक तो नॉलेज जो होती है आपकी वो प्रिजर्व हो जाती है, यानी कि आपका अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय है उसने रिज़ाइन कर दिया तो अगर आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है तो कंपनी गई आपकी। बट अगर एक्सपर्ट सिस्टम है आपके पास तो आपकी वो नॉलेज प्रिजर्व रहेगी, आपके पास आगे फ्यूचर में यूज़ हो सकती है। एक्सपर्ट सिस्टम है कि इंफॉर्मेशन को एक्टिव फॉर्म में डाल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे रियल लाइफ एक्सपर्ट की तरह काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, जो आपका इन एक्सपीरियंस पर्सन भी है उसको भी ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करता है जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो डाटा प्रोवाइड करवाता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एम्प्लॉय की तरह बीमार नहीं पड़ सकता, थक नहीं सकता, इमोशनल नहीं होता। इमोशनल वे में कई बार इंसान गलत डिसीजन भी लेता है, एक्सपर्ट सिस्टम इमोशनल नहीं होता क्योंकि वो कंप्यूटर है, तो वहाँ पर डिसीजन सही ही आएगा। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इफेक्टिवली यूज हो सकता है स्ट्रेटेजी के टूल की तरह, मार्केटिंग में, कटिंग कॉस्ट कटिंग में, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। प्रॉपर्टीज क्या हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। सो प्रॉपर्टीज में आता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। जो होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है, कोई उसका आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा एक्सपर्ट से उसके बारे में राय ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम में भी ये होता है कि एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की बिहेवियर को उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि प्रॉपर डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिल सके। सो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया अवेलेबिलिटी के बारे में, सेकंड पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सो क्या होता है कि सॉल्यूशन चाहिए जिस प्रॉब्लम का, वो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, लॉजिकल इन्फ्रेंस की ज़रूरत होती है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या जिसमें दिमाग लगाना है वैसी प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट डोमेन। डोमेन जो होता है एक्सपर्ट सिस्टम का, जो उसका क्षेत्रफल होता है वो स्मॉल होता है, कोई बहुत बड़े एरिया से वो डील नहीं कर रहा होता, छोटे एरिया से डील कर रहा होता है, तभी वो एक्सपर्टाइज के बारे में एक्सपर्ट की तरह डिसीजन दे पाता है, क्योंकि वो लिमिटेड एरिया में फोकस्ड रहता है। एक्सपर्टाइज क्या है, अगेन ये भी कॉम्प्लेक्सिटी वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सपर्ट की नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वैसा ही सिस्टम की हम रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे एक्सपर्ट की नॉलेज की ज़रूरत हो। ऑब्वियसली एक्सपर्ट सिस्टम है तो ये लॉजिकल सा पॉइंट हो गया। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि सॉल्यूशन प्रोसेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इन चीज़ों से भी डील कर सके, कि इन चीज़ों से लाइक इल स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, अनसर्टेन है, मिसिंग है कुछ चीज़, डाटा कॉन्फ्लिक्टिंग है, डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है, उनसे डील कर सके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट आ गया आपका स्पेशलाइज सिस्टम में क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आप नाम को अगर एनालाइज करेंगे, क्रॉस फंक्शनल यानी कि डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं बिजनेस के, उनको लिंक करने वाला एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम ERP भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो अब ERP के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा लंबा है,
आपको ध्यान से पढ़ना हो। सो ईआरपी के बारे में शुरू करते हैं। ईआरपी क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटीग्रेट करता है आपके बिजनेस के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करता है। यानी कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने प्रोडक्शन शुरू करना है, काम शुरू करना है, तो उससे पहले आप परचेज करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट के बाद आप इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, इन्वेंट्री को आप प्रोडक्शन में डालेंगे, प्रोडक्शन के बाद आप सेल करेंगे, सेल के बाद आफ्टर सपोर्ट सर्विस होती है। इन सब चीज़ों को ही वो इंटीग्रेट करता है और एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो आपके लिए सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है, वन इन ऑल। ऑटोमेट भी करता है ये बड़े सारे बिजनेस प्रोसेस को, यानी कि मैनुअल से आप ऑटोमेटिक उसमें चले जाते हैं। सो सिंगल इंटीग्रेटेड है और ऑटोमेशन है, 2 पॉइंट यहाँ पे ये आ गए। नेक्स्ट में जाते हैं कि इसमें भी वही बताता है, इंटीग्रेट करता है ऑल फैसेट्स ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो इसमें आप डिफरेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप बता रहे हैं इंटीग्रेट किन किन फैसिलिटीज़ को करता है। सो इस पॉइंट में हम आते हैं, ये कह रहा है कि ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगाई जाती है ये एनालाइज करने के लिए जोन सा एक इंडिविजुअल प्रोसेस, पहले पूरे बिजनेस का एक प्रोसेस जो आपने लिंक किया है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ताकि उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। लास्ट पॉइंट डील करे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन था तो यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से डीलिंग हो रही है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के जो ईआरपी होंगे ऑब्वियसली लाइट वेट होंगे, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होंगे और कस्टमाइज होंगे बिजनेस इंडस्ट्री के हिसाब से जिसमें वो काम हो रहा है। अब आता है कंपोनेंट क्या क्या है ईआरपी के। ईआरपी के अंदर कंपोनेंट क्या है? जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, प्रोसेस फ्लो का कंपोनेंट है, कस्टमर माइंडसेट का कंपोनेंट है और चेंज मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। सो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे आते हैं। सबसे पहले ये ईआरपी का सॉफ्टवेयर है जिसमें बड़े सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ये ईआरपी का ब्रेन है जो काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर है जो बताता है ईआरपी को कैसे काम करना है। इसमें बड़े सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, सप्लाई चेन हो गया, सप्लायर रिलेशनशिप हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप हो गया और बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया। सो दूसरा आता है हमारा कंपोनेंट प्रोसेस फ्लो का। ये बताता है कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो होगी। ऑब्वियसली जैसे आप माने अगर आप इन्वेंट्री से डील करते हैं प्रोसेस में, तो पहले आप चीज़ को परचेज करेंगे, फिर परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको आप प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो आपका फ्लो ऐसे ही चलेगा ना कि पहले आपके पास मटेरियल आएगा, फिर आप यूज़ करेंगे, फिर वो कम होगा, फिर आपको जैसे भी लिंकिंग होगी उस पूरी लिंकिंग का फ्लो बताता है। फिर आता है कस्टमर माइंडसेट, यानी कि कस्टमर कौन है हमारे ईआरपी का, जो आपका एम्प्लॉय है वो आपका ये ईआरपी के लिए वो कस्टमर है, तो उसका माइंडसेट क्या होता है। जब जनरली एम्प्लॉय होता है वो चेंज को रेजिस्ट करता है। सो वो अपना ओल्ड वे में कंफर्टेबल हो चुके होते हैं काम करने के लिए। सो वो माइंडसेट एक उनका होता है। ये भी एक ईआरपी का कंपोनेंट है। बंदा पुराने तरीके से काम करना चाहता है, अब उसको नए तरीके पे लाना है। सो यहाँ पे आता है हमारा अगला पॉइंट चेंज मैनेजमेंट का, कि अब उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए उस चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाए। तो आप देखेंगे दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड हैं, कस्टमर माइंडसेट और चेंज मैनेजमेंट। सो जो बंदा पुराने तरीके से काम करना चाहता है उसको नए तरीके में लाना। सो चेंज मैनेजमेंट में आपके कुछ लेवल आ सकते हैं। यूज़र का एटीट्यूड, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज और बिजनेस प्रोसेस चेंज, यानी कि पहले यूज़र के एटीट्यूड को देखेंगे, फिर उसके रेजिस्टेंस टू चेंज वाले एटीट्यूड को चेंज करेंगे और फाइनली हम चेंज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उस पूरे चेंज को इम्प्लीमेंट करने को चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ईआरपी के? प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, यानी कि फ्लो में लाता है। रिडंडेंट डाटा रिड्यूस होता है, क्योंकि आप मान लो लिंक कर देता है डिफरेंट प्रोसेस को। तो मान लीजिए पहले अगर मैनुअल काम हो रहा था या ऑटोमेटेड नहीं था,
एक जगह एक डाटा डल रहा था, दूसरी जगह वो डाटा दोबारा डल रहा था क्योंकि पिछले डाटा से वो लिंक नहीं है। अब मान लीजिए एक बार आपने इन्वेंट्री डाल दी तो वो आपके सिस्टम में डल गई, अब आपको उस इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट और डालने हैं, तो आप वही डाटा यूज़ कर सकते हैं जो पहले से डाला हुआ है। मान लीजिए आपके परचेज डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री का आपका इनपुट डाल दिया है, अब वो इन्वेंट्री आगे यूज़ हो रही है, तो वो वहीं से डाटा उठा सकता है कि जो वो इन्वेंट्री डली थी उसको यूज़ कर लिया और अब बची इन्वेंट्री इतनी है, दोबारा से आपको इन्वेंट्री की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यूनिफॉर्म प्रोसेस लाता है कि पूरे बिजनेस में ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोसेस यूनिफॉर्म हो ही जाएगा, वर्क फ्लो इम्प्रूव होगा, सीधी सी बात है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस होगी। रिड्यूस कैसे होगी कि बेटर प्लानिंग हो जाएगी, ट्रैकिंग अच्छे से हो जाएगी, फोरकास्टिंग अच्छे से हो जाएगी, कलेक्शन फास्टर हो जाएगी। फास्टर कैसे होगी क्योंकि अकाउंट्स की विजिबिलिटी आसान हो जाएगी, फ्यूअर बिलिंग एंड ऑर्डर डिलीवरी एरर कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर अगला डिक्रीज हो जाएगा वेंडर प्राइसिंग में। वेंडर प्राइसिंग में डिक्रीज कैसे होगा उसका भी इन्होंने रीजन बताया, टेकिंग बेटर एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटी ब्रेक्स, ट्रैकिंग ऑफ वेंडर परफॉर्मेंस, ये सब ERP फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ये बेनिफिट आते हैं। सो ट्रैक करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी को, परफॉर्म करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, ये भी एक उसका बेनिफिट है। एक अगला पॉइंट यहाँ पे और शुरू हो रहा है जो है प्रोवाइड करता है कंसोलिडेटेड पिक्चर, किसकी, सेल की, इन्वेंट्री की, रिसीवेबल्स की। एक ही सॉफ्टवेयर में है तो वो ओवरऑल आपको कंसोलिडेटेड पिक्चर प्रोवाइड कर देता है। सो अगला आ गया हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हार्डकोर बैंकिंग सिस्टम। सो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? कोर बैंकिंग सिस्टम है जो बैंक के डिफरेंट प्रोसेसेस से लिंक करता है। बैंक के एक बड़े सारे प्रोसेसेस को कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करता है। ये भी बेसिकली एक टाइप से ERP ही है, बट ये बैंकिंग ERP है। इसमें आपको बैंक से रिलेटेड बड़े सारे प्रोसेसेस इकट्ठे एक ही उसमें इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक इंक्लूड ये करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हो रहे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स को, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को, लोन से रिलेटेड हो गई, मॉर्गेज से रिलेटेड हो गई, पेमेंट से रिलेटेड होगी। बैंक में सर्विसेज अवेलेबल अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। अब ये चैनल मल्टीपल चैनल्स पे भी होते हैं, लाइक ATM से ट्रांजैक्शन हो सकती है, इंटरनेट बैंकिंग से हो सकती है, बैंक की ब्रांच में जाके हो सकती है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम ATM को, इंटरनेट बैंकिंग को, ब्रांच को, वेरियस टाइप की ट्रांजैक्शन को, लोन, मॉर्गेज, पेमेंट, इन सबको लिंक करता है। ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है ये भी, जो बड़े सारे टाइप से होने वाले ट्रांजैक्शन को लिंक कर देता है और एक ही जगह पे लाके खड़ा कर देता है। ये होती है कि मान लीजिए बैंक की ब्रांचेस भी बड़े सारे होती हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम से ये फ़ायदा हुआ, मान लीजिए पुराने ज़माने में अगर आपका एक अकाउंट कहीं रहता और ऐसा सिस्टम ना रहता कोई कि जहाँ पे बैंक को इंटरलिंक कर सके तो दिक्कत आती। आपका पैसा एक बैंक की ब्रांच में जमा है, HDFC की एक ब्रांच में जमा है और दूसरी बैंक के पास जाते हैं HDFC की दूसरी ब्रांच में, तो आपको वहाँ से पैसे निकालने में दिक्कत आती। लिंकिंग ही नहीं है ब्रांच की आपस में, अब तो ऑनलाइन लिंकिंग है। कंप्यूटर पे देखते हैं, हाँ आपको उस ब्रांच में इतना पैसा जमा है, आपको इतना पैसा निकाल के देख सकते हैं और इंस्टेंटली आपको पैसा मिल जाता है। बट विदाउट कोर बैंकिंग सिस्टम ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। सो मोस्ट कॉमनली कोर बैंकिंग सिस्टम को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, ये बैक एंड सिस्टम है दैट प्रोसेस करता है डेली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को। ऑब्वियसली जो ऊपर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो बैंक की डेली ट्रांजैक्शंस है और अपडेट को पॉज कर देता है। सो यही चीज़ है, डिपॉजिट, लोन डेली टिपिकली इंक्लूड करता है, वही चीज़ें दोबारा से दी हुई है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के, ये नाम है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं। एलिमेंट्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम उसके बाद दिए हुए हैं। एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो वही चीज़ें आपको थोड़ी दोबारा से देखने को मिलेंगी, मेकिंग एंड सर्विसिंग लोन, ओपनिंग अ न्यू अकाउंट, प्रोसेसिंग पेमेंट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर से रिलेशन बनाने की मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कह सकते हैं, मैनेजिंग कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करना, एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना कि मिनिमम बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ विड्रॉल अलाउड एंड सो ऑन, एस्टेब्लिशिंग इंटरेस्ट रेट, दोबारा से आ गया
शायद, and maintaining records of all bank transactions. अब आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटरप्राइज प्रोसेस. सो ये अगला टॉपिक है, इसमें है इंफॉर्मेशन सिस्टम को अप्लाई करना एंटरप्राइज के प्रोसेस में. ठीक है, इस चीज से डील कर रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की एप्लीकेशन एंटरप्राइज में. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब एंटरप्राइज में लगता है तो वो एंटरप्राइज की 3 वाइटल रोल में मदद करता है. सपोर्ट करता है एंटरप्राइज को बिजनेस के ऑपरेशन में, सपोर्ट करता है एंटरप्राइज को डिसीजन मेकिंग में, और सपोर्ट करता है एंटरप्राइज को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने में. अब आप देखेंगे तो ये 3 लॉजिकल लेयर्स में डिवाइड हो गए जो एंटरप्राइज को होता है. सबसे पहली लेयर आप पहले पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों से लिंक करना, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड. सेकेंड लेयर है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, मिड लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. और तीसरी है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, यानी कि हाई लेवल से रिलेटेड. इसमें आता है एक्सपर्ट सिस्टम आ जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम आ जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो बोल रहा है, टू ऑपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अ बिजनेस मैनेजर शुड हैव फॉलोइंग नॉलेज अबाउट इट. किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने के लिए बिजनेस मैनेजर के पास ये वाली नॉलेजेस होनी चाहिए. तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. इस चीज़ को ध्यान से आप पढ़िएगा, ये 2 बार आ रही है इस चैप्टर में, तो आपको आगे भी आएगी. वो मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा, आपको बस बता दूंगा कि आपको प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस में एप्लीकेशन, डेवलपमेंट का प्रोसेस और मैनेजमेंट के चैलेंजेस. सो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट के बारे में अब देखेंगे, ये सारे पॉइंट आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे कि ये क्या कहते हैं. सो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट यानी कि नींव, यानी कि फंडामेंटल बिजनेस एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट के बारे में है. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, व्हाट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड, यानी कि फंडामेंटल बिजनेस और मैनेजर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो हम बेसिक उनके बारे में. सिस्टम की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या क्या हैं, यानी कि बेसिक डिटेलिंग हो रही है. और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी ज़रूरत है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. स्ट्रेटेजी बनाई नहीं जा रही, कौन कौन सी चाहिए, अभी थिंकिंग है यहाँ पे. दूसरा पॉइंट आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रख लिया. अब दूसरा आ रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, ऑपरेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे पॉइंट आ गए. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, नेटवर्क, अदर टेक्नोलॉजी, सारे इसमें आ गए. तीसरा आ रहा है बिजनेस में एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन. अब आ रहा है बिजनेस में एप्लीकेशन. अब आपको इसकी लाइन बढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे. इट इंक्लूड मेजर यूज ऑफ आईटी इन बिजनेस, यानी कि प्रोसेस में, ऑपरेशन में, डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में. आपने पिछला पॉइंट पढ़ा आईटी के बारे में, अब आईटी का बिजनेस में यूज इन चीज़ों में, उसके बारे में ये पॉइंट. अगला पॉइंट आ रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में. तो डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, डेवलप कैसा हुआ, यानी कि जो डेवलप करना मतलब बना कैसे, हाउ एंड यूज़र, यानी कि एंड यूज़र जो एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है आईटी को, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्पेशलिस्ट है वो डेवलप करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस और आईटी सॉल्यूशंस को किसी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे यूज़ किया जाता है. आखिरी आ रहा है मैनेजमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस आएंगे. ये करते हैं हाउ द फंक्शन एंड आईटी रिसोर्सेज आर मेंटेनेंस का चैलेंज आएगा, ये इंक्लूड होता है मैनेजमेंट चैलेंजेस में. एंड यूटिलाइज टू अटेन टॉप परफॉर्मेंस को पाने के लिए कैसे मेंटेन किया जाता है और यूज़ किया जाता है. सो एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये उसी चीज़ के बारे में है. इट कैन बी व्यूड एज अ सब सिस्टम
it can be viewed as a subsystem of information system that includes हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क, अंतर चीज़ें सारे वही पॉइंट आएंगे. इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज इंटरचेंजेबली. सो बेसिक पॉइंट है आईटी का बिजनेस में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है. ये चार्ट उसके बारे में बता रहा है. मार्केटिंग में है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, नॉलेज मैनेजमेंट में है, रिटेलिंग में है, डिसीजन मेकिंग में है. सो बेसिकली सिंपल सा है ये टॉपिक. आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटरप्राइज प्रोसेस. सो इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, हम देखेंगे दो चीज़ें आ रही हैं, स्मॉल बिजनेस और लार्ज कंपनी. सो ये पॉइंट बेसिकली बता रहा है कि स्मॉल बिजनेस प्री पैक सॉफ्टवेयर खरीद लेता है और वही यूज़ कर सकता है, जबकि अगर कोई लार्ज कंपनी है वो अपना ही आईटी का स्टाफ डिप्लॉय कर सकती है कि भैया मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो मेरी बिजनेस नीड को फुलफिल कर सके. तो इट्स सिंपल. और नीचे आगे एक पॉइंट, यहाँ से पॉइंट चेंज हो रहा है जो कहता है कि प्राइमरी एरियाज जो हैं जहाँ पे आईटी यूज़ हो रही है उनके बारे में. फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट क्या यूज़ करती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरनेट, इंट्रानेट, नॉलेज डेवलपमेंट सिस्टम हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, लैपटॉप एक्सेट्रा. मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या यूज़ कर रही है, ईआरपी यूज़ कर रही है, एसएपी यूज़ कर रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई. लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या यूज़ कर रही है, सीसी यानी कि कार्बन कॉपीज, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा. तो सिंपल सी चीज़ है. Following are some of the important implication of information system in business. implication क्या होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, मतलब फ़ायदे ही हो गए, एक नाम से बेनिफिट्स हो गए कि इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग आता है. इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो गया. सर्वाइव करने में मदद करता है हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में. सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में मदद करता है. इनोवेटिव आइडियाज़ में मदद करता है. नॉलेज गैदर होती है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो फ्यूचर में यूज़ की जा सकती है. कभी अनयूजुअल सिचुएशन आए तब. इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी व्यूड एज लाइक इट इज़ एन इंटीग्रेटेड फार्मूला. सो इसको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो वेरियस पॉइंट है, इनको याद करने के लिए आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं जो आपको ईजी हो जाएगा इन पॉइंट्स को याद करने के लिए. सो इट इज़ लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आप लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग and innovative ideas by which organization will gain in competitive market and ideas as knowledge gained through information system may be utilized in unusual situation by taking right decision and right time. आप देखेंगे सारे पॉइंट्स आगे जैसे ये हाईलाइटेड है. इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, इनोवेटिव आइडियाज, सारी चीज़ें आ रही हैं. इनोवेटिव आइडियाज, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटिटिव आइडियाज, नॉलेज गेन, यूटिलाइज अनयूजुअल सिचुएशन, राइट डिसीजन राइट टाइम. सो सारे पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ गए तो आपको याद करना आसान होगा. लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव इम्पोर्टेंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स की, इनकी स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से बताया गया. तो इसकी शुरुआत करते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, सिंपल रीडिंग से आपको समझ में आ जाएंगे. बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज एन आउटलाइन की तरह है. हाउ बिजनेस इज गोइंग टू बी डन बाय कंपनी टू जनरेट मैक्सिमम रिवेन्यू. यानी कि बिजनेस मॉडल एक आउटलाइन डिफाइन करता है, मॉडल जो है बिजनेस कैसे किया जाएगा ताकि रिवेन्यू ज़्यादा हो या जो भी उसका मोटिव है वो फुलफिल हो. अब बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लान है. ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग आइडियाज इनटू एक्शंस. ठीक है, अ गुड बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, डेट एनेबल करती है कंपनी को सेटिस्फाई कर सके कंज्यूमर्स को, यूज़ कर सके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस टू हेल्प इंस्पायर कंपनी को एक्सपेंड करने में.
सो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, पहले बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, अब है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के साइज में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले बड़े सारे बेनिफिट्स बढ़ चुके हैं, आप उसके बारे में यूजर लिख सकते हैं। असिस्ट करता है डिटरमाइनिंग में कौन सा डिसीजन लेना है, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, इन सब में आपकी मदद करता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में डिजायर रिजल्ट आए, इन सब चीज़ों में क्वालिटी और कॉस्ट लो, बड़े क्वालिटी बड़े और कॉस्ट कम हो, इन सब चीज़ों में आ सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार जस्ट सिंपल रीडिंग खुद से भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इन सब में जस्ट आपको एक सिंपल रीडिंग देनी है। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के स्क्रीनशॉट हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करूँगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप पढ़िए इसको और आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव के अंडर है 5 की एरिया जहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। वापस से वही आ गया, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज, बिजनेस में कैसे उसको अप्लाई कर रहा है, उसको एंड यूज़र ने कैसे डेवलप किया और इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट ने कैसे उसको डेवलप किया और मैनेजमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस आए, ये उसको मेंटेन कैसे किया जाए, बिल्ड कैसे किया जाए, टॉप परफॉर्मेंस कैसे लाया जाए, ये सब वही पॉइंट्स हैं रिपीट हुए हैं। अब आ रहा है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस में। सो रोल ऑब्वियसली ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको बहुत सिंपल लगेगा। लो लेवल मैनेजमेंट पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल आता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वगैरह यूज़ होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यूज़ होता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, और रोल ये रहता है कि essential to carry out day-to-day operation activities smoothly and effectively। मिड लेवल पे आप जाके देखेंगे तो आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एसेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और टॉप लेवल पे देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है जो कि एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दिस इज सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरियस बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है उसके बारे में। तो ई बिजनेस में यूज़ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस करने में, सेलिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस या सपोर्ट सर्विस के लिए इन्वेंट्री के मैनेजमेंट। तो एडवांटेजेस क्या हैं ई बिजनेस की? 24 घंटे आप सेल कर सकते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है इसमें, बिजनेस को कम करने की, बिजनेस करने की कॉस्ट कम हो जाती है। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस। बिजनेस रिलेशनशिप आसानी से बन सकते हैं, मिडल मैन रिमूव होते हैं तो कॉस्ट कम होती है इससे। मार्केट प्लेस आप पढ़ सकते हैं, पूरे दुनिया भर में, देश भर में आप एक साइट का एक्सेस डाल सकते हैं और आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर बेसिक एडवांटेजेस। फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर आ रहा है दूसरा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आप समझ सकते हैं, बैंकिंग हो गई, बिल्डिंग सोसाइटीज हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो वो सब हो गए, एनबीएफसी वगैरह हो गए। सो ये सब के लिए काम आ रहा है। ये होता है, सिंपल होता है, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस देता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, ऑफिस स्टाफ के लिए आसान रहता है, वो सब में काम आता है। ये इसके एडवांटेजेस, इसके ईजी एक्सेसिबल, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। दिस इज ऑल्सो सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। होलसेलिंग एंड रिटेलिंग में काम आता है। होलसेलिंग और रिटेलिंग आप समझ सकते हैं, जो ऑनलाइन ही होलसेल की तरह बेचना और ऑनलाइन ही रिटेलर की तरह बेचना। तो सेलिंग आइटम्स में कैप्चरिंग द सेल्स की, सेल के डाटा में स्टॉक, आप देखते हैं जैसे बिग बाजार में यूज होती हैं आपके वो लेजर प्रिंट से यूज होते हैं, जिससे आप
सब कुछ डाटा मेंटेन कर सकते हैं, तो ये उन चीज़ों से डील कर रहा है। और इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी डील होता है, लॉजिस्टिक से भी डील होता है, प्लानिंग, स्पेस मैनेजमेंट में, हर चीज़ में, ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डरिंग क्वांटिटी, हर चीज़ में मदद करता है। आप देखते होंगे यार, बिग बाज़ार में गए, ऑटोमेटिकली आपका लेज़र उसमें मारते हैं प्रोडक्ट के BR कोड में, और रिकॉर्ड हो जाता है इतना प्राइस था। वो साथ ही साथ ये भी नहीं आपका बिल ही नहीं जनरेट कर रहा, और साथ ही साथ स्टॉक मेंटेनेंस भी कर देता है कि पहले इतना स्टॉक था, इतना बिक गया, अब इतना बचा है। सो होलसेलिंग एंड रिटेलिंग में ऐसे यूज़ हो रहा है। पब्लिक सेक्टर में यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्टेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में। अदर्स में आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि गेम्स, पिक्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, होटल एंड एयरलाइन इंडस्ट्री। सो वेरियस जगह यूज़ होता है आईटी, और डे टू डे लाइफ सिंपल बना रहा है आईटी। अगला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ अंडरलाइंग आईटी टेक्नोलॉजीज का ओवरव्यू। सो बिजनेस वेबसाइट एक आईटी टेक्नोलॉजी है, बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद करता है, कस्टमर तक पहुंचने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस एक आते हैं, वो है आपके आईटी टेक्नोलॉजी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटा वेयरहाउसिंग होता है, डाटा की माइनिंग होता है। नॉलेज डिस्कवरी कैन बी यूज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करेगी, वो सब काम आते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फ़ायदा देते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाय हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन बी बिल्ड क्वाइट क्विकली एंड इजीली। आपको अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंज्यूमर की हैबिट्स का आइडिया दे देगा, तो आप एक टेक्निक जो आपने बिल्ड करनी है, स्ट्रेटजी जो बिल्ड करनी है, उसमें मदद हो जाती है। और ये जो हैबिट्स का आपको एनालिसिस देते हैं, वो होते हैं डाटा माइनिंग टूल्स और नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, KDD कहते हैं इनको। अगला आता है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। आप आज के ज़माने में इन चीज़ों से वाकिफ़ ही हैं। इंटरनेट और इंटरनेट ये भी काफ़ी मदद करते हैं। आप इस पर खुद ब खुद लिख सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। अगला आ रहा है बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि बिजनेस और इंटेलिजेंस, थोड़ा बड़े लेवल का इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा लीजिए। रेफर्स टू टेक्नोलॉजी करती है दैट यूजेस कलेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा यूज टू, वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है कलेक्ट एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड एनालाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कलेक्ट, प्रोवाइड, एक्सेस एंड एनालाइज, ये 4 वर्ड को याद रखना। डाटा और इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ऑपरेशन, यानी कि कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। रेंज ऑफ टूल्स होते हैं। सम ऑफ द BI एप्लीकेशन यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस और इंटरनल ऑपरेशन हो गए, जैसे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में एग्जांपल है। बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंसिंग, बजटिंग टूल्स ये एग्जांपल्स हैं। वाइल अदर आर यूज टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा, यानी कि कुछ हैं जो डाटा को स्टोर करने में और एनालाइज करने में। तो डाटा को एनालाइज करने में डाटा माइनिंग हो गया, डाटा वेयर हाउस हो गया, डाटा को स्टोर करने में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये भी डाटा को एनालाइज करके डिसीजन लेने में मदद करता है। एंड कुछ होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप से होते हैं। तो वेरियस टाइप्स आ रहे हैं। अगला आता है कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, प्रिंटर, ये हर ऑफिस में यूज़ होते हैं। ये इनको डिफरेंट काम के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। क्वाइट इजी टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं होगी। यहाँ पे हम वापस से आ रहे हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस पे आ रहे हैं। ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। ये लार्जेस्ट हाई एंड सॉल्यूशन करता है, स्ट्रीमलाइन और इंटीग्रेट करता है प्रोसेस को। ये आप पढ़ चुके हैं। बेनिफिट्स में आपने पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस वाला पॉइंट आपने पढ़ा था। 5 मेजर रिसोर्सेज को ये इंटीग्रेट करता है, जो है मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मार्केट, 5 M's ऑफ द बिजनेस। सो ERP को डिफाइन किया जा सकता है सिस्टम विच फुली इंटीग्रेट करता है बिजनेस मैनेजमेंट को, हर एक चीज़ को
इन्वॉल्व करता है, लाइक कंसर्निंग डिमांड, सप्लाई, ऑपरेशनल, पर्सनल फाइनेंस, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा। सो सारे कंपोनेंट्स को लेता है, इंटीग्रेटेड होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रीमलाइनिंग में मदद करता है, डाटा की रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जो बिजनेस के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उन सबको लिंक करने में इसका काम आता है, इंटीग्रेट कर देता है। सिंगल मॉड्यूल में ईच मॉड्यूल इज intended to collect, process and store data of a functional area of organization and integrated with related process। एक एग्जांपल दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी डिज़ाइन टू प्रोसेस परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए एक मॉड्यूल बनाया एंड रिकॉर्ड ऑल डाटा ऑफ परचेज। सो ये मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देंगे विद अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री के डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी क्लास में। ऑटोमेट करता है बिजनेस के प्रोसेस को, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला आ रहा है डाटा माइनिंग के ऊपर है टॉपिक। डाटा माइनिंग यानी कि डाटा को एनालाइज करना, उसको खोदना और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना, एक पैटर्न फाइंड करना। डाटा को एनालाइज करना और इसमें अंदर पैटर्न फाइंड करना और उसके बेस पे डिसीजन लेना। ये हेल्पफुल होते हैं टारगेट मार्केटिंग, यानी कि कहाँ पे मार्केटिंग करनी चाहिए उसका एक टारगेट बनाने में। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हो गया, मार्केट बास्केट एनालिसिस हो गया, क्रॉस सेलिंग में होते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में होते हैं, रिस्क एनालिसिस में होते हैं, कस्टमर को रिटेन करने में होते हैं, इम्प्रूव अंडर राइटिंग क्वालिटी कंट्रोल में होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में, फ्रॉड डिटेक्शन में होते हैं। अदर एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग है, टेक्स्ट माइनिंग होता है, वेब एनालिसिस होता है। ये सारे नाम है, इसको आपको एक बार खुद ही पढ़ना होगा। आई होप आप एक बार ये पॉइंट्स पढ़ चुके होंगे अब तक। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दिस वाज इट, चैप्टर नंबर हमारा ये ख़त्म होता है। थर्ड क्लास थी, इसकी लास्ट क्लास थी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्वाइट बेसिक टॉपिक से डील कर रही थी ये क्लास, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट इस क्लास में छोड़े हैं जो आपको खुद ही पढ़ने होंगे, पर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। सो स्टडी वेल, लिव वेल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। गुड बाय।